हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां भारत के बाद रशिया ने भी अब खारिज कर दिया चीन का नया नक्शा। टूटेगी पुतिन और जिनपिंग की दोस्ती। जी हां दोस्तों, क्या है सीमा विवाद आपको बताएंगे, साथ ही साथ बताएंगे जहां ग्लोबल साउथ क्या है जिसका लीडर है अपना भारत। पीएम मोदी से लेकर बाइडेन तक करते हैं जिक्र चीन की नजर। जी हां, साथ ही साथ आपको बताएंगे कश्मीर का मतलब युद्ध तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन युद्ध मसला हल करवा कर ही रहेंगे, वरना चीजें बुरी हो सकती है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने कश्मीर को लेकर भारत पर क्या जवाब दिया है दोस्तों, आपको सबसे पहले बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे जहां G20 सम्मेलन के चलते नई दिल्ली में आने जाने वाली कई ट्रेनें हुई है रद्द। दोस्तों वो कौन कौन सी ट्रेन है, उनकी लिस्ट और साथ ही साथ दिल्ली मेट्रो को लेकर भी बड़ी खबरें, सारी जानकारियां बताएंगे। बने रहेगा वीडियो का अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का, भारतीय सेना का, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रगति वाले कार्य का दिल से समर्थन करते तो वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत के बाद रशिया ने भी खारिज किया चीन का नया नक्शा। टूटेगी पुतिन जिनपिंग की क्या दोस्ती, क्या है सीमा विवाद आपको बता दें। चीन के नए नक्शे पर बवाल मचा हुआ है। अब तक भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, नेपाल और ताइवान ने चीन के नए मानचित्र पर विरोध जताया है। इस नए नक्शे में इन देशों की जमीनों और समुद्रों को चीन के हिस्से के रूप में दिखाया गया है। भारत, ताइवान और फिलीपींस स्पष्ट रूप से चीन की विस्तारवादी नीतियों से जूझ रहे हैं, लेकिन नए चीनी मानचित्र में रूसी क्षेत्र को शामिल करना बीजिंग का प्रत्याशित कदम माना जा रहा है। हालांकि रूसी प्रतिक्रिया भारत की तरह तीखी नहीं थी, फिर भी उसने चीनी दावों को खारिज कर दिया और कहा है कि यह नक्शा 2005 में विवाद को समाप्त करने के लिए हस्ताक्षरित द्विपक्षीय समझौते के खिलाफ है। चीनी मानचित्र ने बोल्शोई उत्सुरिश्की आइलैंड को पूरी तरह से चीनी क्षेत्र के रूप में दावा किया था। रूस ने नए नक्शे को खारिज करते हुए यह बात दोहराई है कि दशकों के संघर्ष के बाद चीन और रशिया ने 2005 में सीमा विवाद सुलझा लिया था। इस दौरान दोनों देशों के बीच एक समझौते पर ही हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बाद रशिया और चीन के बीच विवादित द्वीप बोल्शोई उत्सुरिश्की का विभाजन 2008 तक पूरा हो गया। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि पिछले हफ्ते चीन ने जो नक्शा जारी किया उसमें भारत को लेकर भारत के लद्दाख के अक्साई चीन और भारत के अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा किया था दोस्तों, जिसके बाद भारत ने भी करारा जवाब दिया था। और भारत के साथ साथ इन 5 देशों ने भी तगड़ा वाला झटका दिया है चीन को। लेकिन सब में बड़ी बात दोस्तों की रशिया ने भी चीन के इस नक्शे को पूरे तरीके से खारिज कर दिया है, जो कि चाइना के लिए बहुत बड़े झटके के रूप में देखा जा सकता है। और कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा सकते हैं कि पुतिन जिनपिंग की दोस्ती पर बड़ा फर्क पड़ सकता है। दोस्तों चीन का काम ही है विस्तारवादी नीति को अपनाना, और वो हर तरीके से हर किसी के हिस्से को विस्तार करने की कोशिश करता है, अपने अंदर शामिल सम्मिलित करने की कोशिश करता है। लेकिन चीन को भी ये नहीं पता कि ये भारत एंशिएंट भारत नहीं बल्कि नया भारत है, मोदी का भारत है, उन हर भारतीयों का भारत है जो आज चीन को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों तो कमेंट में मेरा भारत महान जरूर कहिएगा, और चाइना को आप लोग क्या करारा जवाब देंगे इस नक्शे को लेकर लिखिएगा जरूर दोस्तों। हम आपके एक एक कमेंट को पढ़ेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां ग्लोबल साउथ आखिर क्या है जिसका लीडर है भारत। पीएम मोदी से लेकर बाइडेन तक करते हैं इसका जिक्र। ग्लोबल साउथ एक ऐसा शब्द है जिसका इन दिनों खूब जिक्र हो रहा है। ग्लोबल साउथ शब्द यूक्रेन पर रशिया के आक्रमण के बाद से ही चर्चा में आया है। ब्रिक्स से लेकर G7 और G20 तक इस शब्द की गूंज सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अक्सर अपने भाषणों में ग्लोबल साउथ का नाम लेते हैं। पूरी दुनिया में भारत को ग्लोबल साउथ का नेता माना जाता है जो इसके हितों को लेकर आवाज बुलंद कर रहा है। वहीं चीन ग्लोबल साउथ के नेता के तौर पर भारत को हटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि ग्लोबल साउथ आखिर क्या है, इसमें कौन कौन से देश शामिल है और इसका उद्देश्य क्या है। दरअसल ग्लोबल साउथ शब्द पहली बार शीत युद्ध के दौरान अमीर, आमतौर पर औद्योगिक रूप से विकसित उत्तरी देशों और दक्षिण के विकासशील देशों के बीच व्यापक आर्थिक विभाजन को बताने के लिए इस्तेमाल किया गया था। ग्लोबल साउथ में ऐसे देश शामिल हैं जो विकासशील हैं। इनमें से कई 1960 और 1970 के दशक तक पश्चिमी यूरोपीय औपनिवेशिक का हिस्सा थे। इसमें कौन कौन से देश हैं दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आपको बता दें कि ग्लोबल साउथ पर कब्जा करना चाहता है चाइना, लेकिन बदकिस्मती से भारत के लिए खुशनसीबी है कि आज भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बन चुका है। लेकिन चाइना के लिए बदकिस्मती है। इस पर आपकी अब जो भी राय हो दोस्तों, लेकिन कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां कश्मीर का मतलब युद्ध नहीं लेकिन पीछे हटना भी नहीं। जी हां, पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने क्या कहा दोस्तों कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत पर
आपको बता दें पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवार उल काकर ने अब कश्मीर का राग अलापा है। जियो न्यूज के एक कार्यक्रम में इंटरव्यू देते समय काकर ने भारत और पाकिस्तान के बीच शांति पर जोर दिया है, लेकिन कश्मीर का नाम लेते हुए काकर ने भारत को दोषी ठहराया है। इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान के केयर टेकर पीएम अनवार उल काकर ने कहा है कि दोनों देशों के बीच शांति बेहद जरूरी है, लेकिन इंडिया नहीं चाहता कि शांति स्थापित हो। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ही तरह शांति के लिए बातचीत की अपील की है। उन्होंने आगे अपने इंटरव्यू में कहा कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार कश्मीर समस्या का शांतिपूर्ण हल होना जरूरी है। साथ ही पाकिस्तान के केयर टेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर दक्षिण एशिया में शांति का एक मौका अस्वीकार किया जाता है यानी अनएक्सेप्ट किया जाता है तो ये न केवल भारत और पाकिस्तान बल्कि पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय होगा। दोस्तों काकर ने आगे कहा है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और वो भारत के साथ युद्ध नहीं चाहता है। उन्होंने कहा कि कश्मीर को एक मूल मुद्दा कहना इस बात का मतलब नहीं है कि हम हमेशा भारत के साथ युद्ध चाहते हैं। उन्होंने आगे इस बात को स्वीकार किया है कि भारत ने 4 साल पहले यानी साल 2019 में जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था, जिस वजह से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है। और इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा है कि हम भारत के साथ तब तक बातचीत नहीं करेंगे, तब तक भारत के साथ रिश्ते सौहार्दपूर्ण नहीं बनेंगे, मधुर नहीं बनेंगे, जब तक कश्मीर मुद्दा हल नहीं किया जाता। बहरहाल दोस्तों ऐसे में पाकिस्तान को कौन समझाए, पाकिस्तान के हुक्मरानों को कौन समझाए कि अगर तुमको भारत की जरूरत नहीं है तो भारत को भी तुम्हारी कतई भी जरूरत नहीं है। और तुम बार बार जो ये कहते हो कि हम भारत के साथ रिश्ते तब तक नहीं बनाएंगे जब तक कश्मीर का मुद्दा नहीं सुलझ जाता। तो दोस्तों एक भारतीय होने के नाते आप लोग कैसे पाकिस्तान को कमेंट के जरिए बताना चाहेंगे कि हम मसला हल भी नहीं करना चाहते, क्योंकि कश्मीर हमारे लिए कोई मसला ही नहीं है। कश्मीर हमारा था यानी भारत का था, भारत का है और भारत का ही रहेगा। दोस्तों कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा पाकिस्तान को, ताकि उसको अकल आ सके। अगली खबर की बात करें जहां पाकिस्तान से ही खबर आ रही है, जहां राष्ट्रपति अलवी के भी कुतरे जाएंगे पंख, राष्ट्रपति पद से हटाकर दी जाएगी ये नई जिम्मेदारी। बता दें पाकिस्तान में इमरान खान की राजनीतिक विदाई के बाद अब राष्ट्रपति आरिफ अलवी को भी पद से हटाने की कोशिश शुरू हो गई है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार पाकिस्तान में अंतरिम राष्ट्रपति की नियुक्ति होने जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया वेबसाइट द न्यूज की तरफ से बताया गया है कि चुनाव कार्यक्रम जारी होने के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी को अपनी भूमिका से हटने और अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में काम करने के लिए कहा जाएगा। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार देश में एक अंतरिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होगा। ये जानकारी दोस्तों ऐसे समय में सामने आ रही है जब राष्ट्रपति आरिफ अलवी की सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर और इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के मुखिया की एक सीक्रेट मीटिंग की खबरें मीडिया में आ रही हैं। जी हां, चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर जिनपिंग के भारत न आने के कारण बाइडन ने जताई निराशा। 1 साल पहले हुई थी आखिरी मुलाकात। बता दें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन भारत के दौरे पर तो आ रहे हैं। दौरे से पहले बाइडन ने कहा है कि वो अपनी भारत यात्रा के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, उत्सुक हैं, लेकिन वो निराश हैं क्योंकि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग नई दिल्ली नहीं आ रहे हैं। बता दें कि भारत इस वर्ष G20 की मेजबानी कर रहा है। राजधानी नई दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को बताया था कि राष्ट्रपति बाइडन G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 7 सितंबर को भारत जाएंगे। राष्ट्रपति जो बाइडन 8 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता में शामिल होंगे। राष्ट्रपति जो बाइडन ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुष्टि की है कि वे शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने चीनी राष्ट्रपति के भारत न आने पर निराशा जताई है। आपको बता दें कि बाइडन और जिनपिंग की आखिरी मुलाकात नवंबर 2022 में हुई थी। चीनी विदेश मंत्रालय ने सोमवार को घोषणा की है कि राष्ट्रपति जिनपिंग की जगह प्रधानमंत्री ली कियांग G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत जाएंगे। चीनी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व भी पीएम ली ही करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इतना ही नहीं, भारत मंडपम में AI एंकर करेगी विदेशी मेहमानों का स्वागत। वैदिक काल से लेकर 2019 के चुनावों तक की दिखाई जाएगी इसमें झलक। बता दें G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां अपने अंतिम दौर में है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कई मंत्रालय और एजेंसियां दिन रात कामों में लगी हुई हैं। विदेशी मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी ना रहे, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। G20 समिट का आयोजन प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजित होगा। राजधानी दिल्ली में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, रशिया समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधि हिस्सा लेने पहुंचेंगे। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए खास व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक भारत मंडपम के रिसेप्शन पर AI एंकर से स्वागत करवाया जाएगा। ये एंकर भारतीय परिधान में होगी। ये AI एंकर रिसेप्शन एरिया में खास एग्जीबिशन को डिटेल में बताएगी। इसके लिए पहले ही कुछ खास प्रोग्रामिंग की गई है, जिससे कि एंकर को रिसेप्शन एरिया में डिस्क्राइब करने में
परेशानी ना हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जिस प्रकार से भारत इस बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है दोस्तों, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और पूरे G20 के भारतीय टीम को आप लोग ऑल द बेस्ट जरूर कहिएगा दोस्तों, ताकि ये G20 आपके आशीर्वाद से सफलतापूर्वक हो सके। तो कहना मत भूलिएगा। एक और खबर की बात करते हैं, जहां बर्लिन में खुलने जा रहा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर 20 सालों तक चला काम क्यों है ये खास बता दे। जर्मनी में रहने वाले हिंदुओं को इस साल दिवाली पर एक बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है। ये तोहफा है जर्मनी की राजधानी बर्लिन में बना सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, जो रोशनी के पर्व के मौके पर खुलने जा रहा है। इस मंदिर को बनाने के पीछे 70 साल के विल्वनाथन कृष्णा मूर्ति की बड़ी भूमिका है, जिन्होंने 20 साल पहले इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। अब ये प्रोजेक्ट पूरा होने के करीब है। फिलहाल इस मंदिर का ढांचा तैयार हो चुका है, लेकिन इसमें भगवान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। कृष्णा मूर्ति ने नवंबर में 6 दिन की ओपनिंग सेरेमनी प्लान की हुई है। उन्होंने DW न्यूज से बातचीत करते हुए कहा है कि हम मूर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। कृष्णा मूर्ति करीब 50 साल पहले बर्लिन में आए थे। यहाँ आने के बाद उनका हमेशा से सपना था कि वो भारतीय समुदाय के लिए मंदिर बनाए। उन्होंने यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंपनी AEG कंपनी के लिए काम किया और उन्होंने श्री गणेश जी हिंदू मंदिर बनाने के लिए एसोसिएशन की स्थापना की। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में राधे राधे कमेंट में जरूर कहिएगा आप लोग। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहाँ स्वीडन में फिर से कुरान जलाने के बाद मच गया भारी बवाल। सैकड़ों मुसलमानों ने की पत्थरबाजी, फूंकी गाड़ियां, 3 हुए अब तक गिरफ्तार। जी हाँ, स्वीडन में एक बार फिर से कुरान जलाए जाने का मामला सामने आया है। इसके बाद देश में हिंसक दंगे शुरू हो गए हैं, जिसके बाद कम से कम 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि फिलहाल पुलिस ने हालात को काबू में करने की बात कही है। रविवार को इराकी नागरिक सलमान मोमिका ने शहर के मुख्य चौराहे पर कुरान की एक प्रति जलाई थी। इसके बाद देश में हिंसा भड़क उठी। 3 महीने पहले भी इसी शख्स ने स्वीडन के स्टॉकहोम की सबसे बड़ी सेंट्रल मस्जिद के सामने कुरान की एक प्रति जलाई थी। पुलिस ने कहा कि गुस्साए प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने आगजनी रोकने की कोशिश की, जिसके परिणाम स्वरूप उनके और पुलिस के बीच झड़प हुई। उसके बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया। चलते हैं दोस्तों एक और खबर की तरफ, जहां 3 दिन में 2 बार रशिया के न्यूक्लियर प्लांट पर बड़ा हमला बेहद खतरनाक है। यूक्रेन के इरादे बता दें, यूक्रेन ने रविवार की रात एक बार फिर रूसी न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन से हमला करने की कोशिश की थी। रूस यूक्रेन सीमा पर स्थित कुर्स्क इलाके में कुर्चतोव न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाने के 3 दिन के भीतर यह दूसरी घटना है। कुर्स्क के गवर्नर ने इस हमले की पुष्टि करते हुए कहा है कि यूक्रेनी ड्रोन को रूसी एयर डिफेंस ने नष्ट कर दिया, लेकिन इस हमले से एक बिल्डिंग में आग लग गई। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान को बार बार क्यों उसकी जगह दिखा रहे हैं सऊदी के क्राउन प्रिंस। आपको बता दें, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान को बार बार उसकी असल जगह दिखा देते हैं, उसकी असली औकात दिखा देते हैं। जी हाँ, उन्होंने एक बार फिर अपनी पाकिस्तान यात्रा स्थगित कर दी। आप सभी जानते होंगे, इससे समझा जा सकता है कि सऊदी अरब पाकिस्तान को कितनी अहमियत देता है। सऊदी ने फिर से साफ नहीं किया है कि यात्रा आखिर स्थगित क्यों की जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया में खबर चल रही है कि सितंबर के शुरुआत में प्रिंस का दौरा शेड्यूल था, जिसे अब बिना कारण बताए स्थगित कर दिया गया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा है कि प्रिंस की यात्रा रीशेड्यूल की जा रही है। दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों में बातचीत के बाद नई तारीख तय की जाएगी। सऊदी क्राउन प्रिंस का पाकिस्तान जाना पड़ोसी मुल्क के लिए बहुत मायने रखता है। पाकिस्तान सरकार बड़े ही उत्सुकता से प्रिंस के आने का इंतजार कर रही थी। प्रिंस G20 शिखर सम्मेलन से पहले बुधवार को पाकिस्तान जाने वाले थे। इससे पहले उन्होंने नवंबर 2022 में अपनी यात्रा स्थगित कर दी थी। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां भारत के साथ भूटान की सीमा पार रेलवे कनेक्टिविटी से बढ़ेंगी नई संभावनाएं। बता दें, भूटान देश में कनेक्टिविटी परिदृश्य को नया आकार देने के एक ऐतिहासिक विकास में अपने पड़ोसी देश भारत के साथ एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है। भूटान लाइव ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भूटान भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के साथ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ा हुआ सीमा पार रेलवे स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। ये महत्वपूर्ण प्रयास केवल पटरियों के मिलन के बारे में नहीं है, बल्कि ये वैश्विक एकीकरण, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, सांस्कृतिक आदान प्रदान और अपने पड़ोसियों के साथ मजबूत संबंधों की दिशा में भूटान के दृढ़ कदम का प्रतीक है। भूटान लाइव की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की केंद्र सरकार के दूरदर्शी नेतृत्व के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने का अभियान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार रेलवे के रूप में आकार ले रहा है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, जहां पर दुनिया में भारतीय मूल के नेताओं का दबदबा, कमला हैरिस, ऋषि सुनक समेत थर्मन षणमुगरत्नम की धाक। आपको बता दें, दुनिया में सिर्फ कमला हैरिस, ऋषि सुनक और थर्मन षणमुगरत्नम
रत्नम लोग ही बड़े पदों पर काबिज नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 200 से ज्यादा भारतीय मूल के लोग 15 देशों में नेतृत्व पदों पर हैं। जी हां दोस्तों, पृथ्वीराज सिंह रूपुन उर्फ प्रदीप सिंह रूपुन 2019 से मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं। इनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था जो आर्य समाज के अनुयायी हैं। मॉरिशस के राजनेता प्रविंद कुमार जुगनौथ 2017 से प्रधानमंत्री पद पर। इनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। इनके पूर्वज उत्तर प्रदेश से हैं। बहरहाल दोस्तों, टोटल भारतीयों की बात करें तो 200 से ज्यादा भारतीय मूल के लोग ऐसे हैं जो 15 देशों में नेतृत्व पदों पर हैं दोस्तों, और ऐसे ऐसे पदों पर हैं कि उनके क्या ही कहने। ऐसे में एक भारतीय होने के नाते हमने अपने भारतीय दोस्तों को ये बातें बताई हैं दोस्तों, जिससे कि आपका भी मोटिवेशन बढ़े और आपको पता चले कि एक भारतीय होने के कितने गर्व की बात है। अगली खबर की बात करते हैं, जहां क्या राफेल को छोड़ SAAB यानी साब से ग्रिपेन ई खरीदेगा अपना भारत। पाकिस्तान की मददगार है स्वीडन की एक कंपनी। बता दें, भारतीय वायुसेना लंबे समय से लड़ाकू विमानों की कमी का सामना कर रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी MRFA यानी मार्फा सौदे के तहत 114 लड़ाकू विमानों को खरीदा जाना है। भारत ने तत्काल की जरूरत को पूरा करने के लिए फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद तो की है, लेकिन ये काफी नहीं है। अभी भी भारतीय वायुसेना को कम से कम 100 लड़ाकू विमानों की तत्काल आवश्यकता है। यही कारण है कि दुनिया भर की विमानन कंपनियां भारत के MRFA सौदे पर निगाह गड़ाए बैठी है। इनमें डसाल्ट दी राफेल, बोइंग का F-15EX और F-18 ब्लॉक 3rd सुपर हार्नेट और साब का JAS-39 ग्रिपेन और लॉकहीड मार्टिन का F-21 शामिल है। जी हां दोस्तों, ऐसे में भारत को विमान बेचकर भाग्य बदलना चाहती है कंपनियां। इन कंपनियों को लगता है कि अगर भारत ने उनके विमान की खरीद कर ली तो राफेल के जैसे उसके भी भाग्य बदल सकते हैं। पर क्या दोस्तों, राफेल को छोड़ साब से ग्रिपेन ही खरीदेगा अपना भारत? आप लोग क्या कहते हैं, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर बयान पर मच गया विवाद। अरशद मदनी ने मोहन भागवत के बयान को बताया निरर्थक, बेसलेस। कहा हम भारतीय हैं, हिंदू नहीं। जी हां, प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने RSS के सरसंघ चालक मोहन भागवत के बयान की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि हम भारतीय हैं, हिंदू नहीं। मदनी ने आरोप लगाया कि संघ देश में शांति, सद्भाव और भाईचारे को लेकर अपनी प्रतिबद्धता से पीछे हट गया है। इससे पहले मोहन भागवत ने कहा था कि हिंदुस्तान यानी इंडिया एक हिंदू राष्ट्र है और सभी भारतीय हिंदू हैं और ये एक सच्चाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू सभी भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत के बयान को बेसलेस यानी निरर्थक करार देते हुए मदनी ने कहा कि हम भारतीय हैं, हिंदू नहीं। जमीयत की ओर से जारी बयान के मुताबिक मदनी ने संवाददाताओं से बातचीत में विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया का समर्थन भी किया। साथ ही कहा कि देश में नफरत का माहौल खत्म करने के लिए राजनीतिक बदलाव जरूरी है। इस दौरान मदनी ने करीब 4 साल पहले भागवत के साथ हुई अपनी मुलाकात का हवाला देते हुए दावा किया है कि आपसी समझ को बढ़ावा देने और देश में गलत फहमियों को दूर करने के लिए मोहन भागवत से उनकी जो बातचीत हुई थी RSS पर अब उस पर कायम नहीं है। बहरहाल दोस्तों, अरशद मदनी के इस बयान को लेकर आपकी क्या राय होने वाली है, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर इंडिया गठबंधन पर राजनाथ सिंह का तंज। कहा हमने भी शाइनिंग इंडिया का नारा दिया और हम लोग हार गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि भाजपा ने 2004 में इंडिया शाइनिंग का नारा देकर चूक की थी और तत्कालीन लोकसभा चुनाव हार गई थी। उन्होंने कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में हाल ही में बने विपक्षी गठबंधन इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस का भी यही हश्र होगा। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा को नीमच से हरी झंडी दिखाने आए सिंह ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेसी समझ गए हैं कि अकेले भाजपा को हरा नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने भानुमति का कुनबा जोड़ा है और उसका नाम रख दिया है इंडिया। दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको बता दें राहुल गांधी पर राजनाथ सिंह ने बड़ी चुटकी कहा कि चंद्रयान सफलता पूर्वक लैंड कर गया, लेकिन राहुल यान न कभी लॉन्च होगा और न ही कभी लैंड। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए कहा है कि चंद्रयान सक्सेसफुली लैंड कर गया सॉफ्टली, लेकिन राहुल यान न कभी प्रक्षेपित हुआ है और न ही कभी लैंड होगा। राजनाथ सिंह ने राजस्थान के जैसलमेर जिले से भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा के तीसरे चरण को ग्रीन झंडी दिखाते हुए कहा कि चंद्रयान तो सक्सेसफुली
लैंड हो गया, लेकिन राहुल यान ना कभी लॉन्च हो पाएगा और ना ही कभी लैंड हो पाएगा। बहरहाल दोस्तों, राजनाथ सिंह के इस चुटकी पर आपका क्या जवाब होगा, बताइएगा जरूर। दोस्तों, आपको क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी की विजय होगी? क्या फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही होंगे अगले प्रधानमंत्री? अगर आपकी भी यही राय है तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा कमेंट में। अगली खबर की बात करते हैं, जहां भोपाल में हो सकती है विपक्षी गठबंधन इंडिया की अगली बैठक, तारीख तय नहीं हो सकी, दिल्ली भी है उनके लिए एक ऑप्शन। बता दें, केंद्र की मोदी सरकार को हटाने के लिए एकजुट विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया की अगली बैठक चुनावी राज्य मध्य प्रदेश के भोपाल में हो सकती है। हालांकि इसकी तारीख तय नहीं हो सकी है। सूत्रों के अनुसार भोपाल में बैठक के साथ ही विपक्षी नेताओं की एक जनसभा भी हो सकती है। साथ ही साथ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां G20 सम्मेलन के चलते नई दिल्ली आने जाने वाली कई ट्रेनें रद्द, कुछ के रास्ते बदले। पूरी लिस्ट आपको बताएंगे दोस्तों। राजधानी दिल्ली में 8 से 10 सितंबर के बीच G20 शिखर सम्मेलन से संबंधित आयोजन होने हैं। इसे लेकर तमाम तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उस दौरान कई इलाकों में कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। इसी कड़ी में भारतीय रेलवे ने G20 सम्मेलन के मद्देनजर नई दिल्ली से आवागमन करने वाली कई ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव कर दिया है। कई ट्रेनों के टर्मिनल, स्टेशन और रास्तों को बदला गया है, तो कुछ ट्रेनें कैंसिल भी हुई हैं। बिहार यूपी से आने वाली कुछ ट्रेनों का गाजियाबाद में एक अतिरिक्त स्टॉपेज दिया गया है। ट्रेनों की आवाजाही में हुए बदलाव की हम आपको डिटेल बता रहे हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 9 और 10 सितंबर को इन ट्रेनों को रद्द किया गया है, जो आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और जिन ट्रेनों के टर्मिनल बदले गए हैं 8, 9 और 10 सितंबर के लिए, उसके लिस्ट दोस्तों आप यहाँ ये देख पा रहे होंगे। एक और खबर की बात करें, सुप्रीम कोर्ट स्टेशन को छोड़कर खुले रहेंगे सभी मेट्रो स्टेशन, दिल्ली पुलिस ने वापस लिया सुप्रीम कोर्ट वाले मेट्रो स्टेशन का ये फैसला। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन को छोड़कर दिल्ली मेट्रो के सभी गेट खुले रहेंगे। दिल्ली पुलिस ने 2 सितंबर को जारी किया आदेश वापस ले लिया है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने राजधानी में 39 मेट्रो स्टेशन को बंद रखने का निर्णय लिया था, लेकिन अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट वाला मेट्रो स्टेशन छोड़ दिया गया है। जी हाँ, बाकी सभी दिल्ली मेट्रो के गेट खुले रहेंगे। ऐसे में दोस्तों, ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत